नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जिनके सहज, सरल और बहुत ही एक ऐसा व्यक्तित्व जो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कम मिलता है भारतीय प्रशासनिक सेवा में या अखिल भारतीय सेवा में, लेकिन हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, स्वभाव होता है। कुछ रिजर्व होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कम बातचीत करते हैं, वो भी गांभीर्य से भरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन के इस पक्ष को शायद उन्होंने बहुत अपने जीवन के आरंभ से समझा है कि किसी भी चीज़ को ढोने की आवश्यकता नहीं है। आपका दायित्व बड़ा हो, आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो, लेकिन उसके साथ ही आपके भीतर मनुष्यता और मानवीयता का गहरा भाव हो। 1989 बैच के वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। मूल रूप से राजस्थान से हैं। एक कृषक परिवार से उनका रिश्ता है और अपने परिवार में जो कहा जाता है कि लीक छोड़ तीन चले, सिंह, शायर और सपूत, तो वो तीसरी कैटेगरी उनकी है सपूत की, कि उन्होंने अपने परिवार में एक माइलस्टोन रचा, एक कीर्तिमान रचा। वर्तमान में वो ACS फॉरेस्ट और हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी, इसका दायित्व निभा रहे हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं 1989 बैच के ऑफिसर ACS हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट JN कंसोटिया साहब। बहुत स्वागत करता हूं सर। नमस्कार जी। कंसोटिया साहब, इस कार्यक्रम में हम एक खिड़की खोलते हैं यादों की, तो मैं उस खिड़की को खोल रहा हूं आपके लिए। राजस्थान में आप कहाँ से हैं ये भी हम जानना चाहेंगे, और 15-16 वर्ष के जब आप रहे किशोर, तो एक कृषक परिवार की चुनौती, एक ऐसे परिवार में, क्योंकि मैं भी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, तो मुझे बहुत याद है पिताजी का वो चेहरा जो आर्थिक तंगी और परेशानियों से जूझता था। तो ऐसी स्मृतियों में डूबते हुए आप जरा 15-16 वर्षीय JN कंसोटिया जी के बारे में हमें बताइए। क्या सपने थे अपने परिवार के बारे में, अपने शहर, अपने गाँव के बारे में? देखिए, मैं राजस्थान के नागौर ज़िले का रहने वाला हूं, और पिताजी जैसा कि आपने बताया है कि कृषक थे, और मैं कहूँगा कि कृषक भी वो बड़े कृषक नहीं थे जी। ज़मीन नहीं थी उनके पास में, लेकिन वो जैसे कि एक बांटे पे लेके कृषि करते हैं, जी जी जी। वो था। और साथ में जो एक हमारा जो ट्रेडिशनल काम है शू मेकिंग का, वो पिताजी साथ साथ करते थे। जी। तो ये कह सकते हैं कि आम दिनों में शू मेकिंग का काम करते थे, और बाकी वो खेती बाड़ी जब अपना एक ही फसल वहाँ पर होती है तो ये खेती बांटे पे लेके वो करते थे। तो जहाँ तक 15 साल की उम्र की अपना उम्मीदों का प्रश्न है, मैं ये कहूँगा कि जैसा कि आपने अभी बताया कि मैं फर्स्ट जनरेशन का सिविल सर्वेंट हूँ, और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे परिवार में जब मैंने 5वीं क्लास पास की जी। तो मैं सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। ओहो। जब मैंने 8वीं क्लास पास की तो मैं सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। जब मैंने 10th किया तो मैं सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा परिवार जिसमें शिक्षा ही मेरे से शुरू हुई हो, उस परिवार की क्या अपेक्षाएं होगी। अपेक्षाएं यही थी कि एक पढ़ाई करके और एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाए, जिससे कि पिताजी को थोड़ी मदद हो सके। जो बाकी जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, उनकी मैं मदद करूं, उनको मैं आगे बढ़ा सकता हूं। तो इसमें मेरी जो माँ हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, और उनकी इच्छा थी कि उनके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, वो पढ़ाई करें और परंपरागत काम नहीं करें। तो वो चाहते थे कि उनको पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। और उनमें जो थी, मेरे नाना जी के कारण से उनमें ये गुण आए थे, क्योंकि नाना जी जो थे थोड़े क्रांतिकारी विचारों के थे। उनमें सामंतवाद के विरुद्ध लड़ने की एक क्षमता थी, विचार थे उनके, तो वो सामंती प्रथा का विरोध करते थे, और वहीं से मेरी माँ में ये गुण आए थे। तो उन्होंने पढ़ाने का पूरा बीड़ा लिया और हम लोग सब पढ़ने लग गए। और उस समय तो जैसा कि यही था कि जब मैं 15-16 साल का था तो 9th-10th क्लास में था कि पढ़ लें और छोटी सी कहीं नौकरी लग जाए। ये मेरी अपेक्षाएं थी। कहीं अपेक्षा नहीं थी कि मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा या IAS अफसर बनूंगा। जी। सबसे पहले तो मैं आपकी माताजी को प्रणाम करूंगा कि उनकी अद्भुत शक्ति है, और ये सही बात है कि अगर स्त्री कुछ चाह ले तो वो अपने परिवार को, जैसा उन्होंने अपने पिता से गुण ग्रहण किए
कि सामंती प्रथा और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होना। तो उन्होंने भी परिवार में ये तय किया कि पढ़ाई लिखाई को एक पतवार बनाकर जीवन की नाव को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है। उन मुश्किलों से जूझते हुए संयम और आत्मविश्वास रखना बड़ा कठिन होता है। मैं भी अपने जीवन की तरफ जाता हूं तो बचपन की अनेक घटनाएं, जब पिताजी पर कष्ट आता था या माताजी पर कष्ट आता था तो मुझे लगता था मेरा पूरा आत्मविश्वास हिल गया। और फिर अपने को खड़ा करना, क्योंकि आसपास धन संपन्न लोग भी रहते हैं, मित्र भी रहते हैं, तो ऐसा लगता था कि क्या कभी मैं इस मुख्य धारा में रह पाऊंगा। आप तो और उन चुनौतियों से जूझ रहे थे, हम लोग तो शहर में रहे। हाँ। तो कैसा कभी मन टूटा? क्योंकि बहुत सारे युवा जो इस कार्यक्रम को देखते हैं वो यही जानना चाहते हैं, ऐसे में अपने मन को कैसे संभालें। देखिए क्या हुआ कि ये भगवान की मेहरबानी है कि जब मैं पढ़ने गया तो मैं पढ़ने में हमेशा टॉप पे रहा। चाहे प्राइमरी स्कूल से ले लें, ये कह सकता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम था उसमें मैंने हमेशा टॉप किया। तो पढ़ने में बहुत रुचि थी मेरी। और ये ज़रूर है कि आर्थिक स्थिति पिताजी की उतनी अच्छी नहीं थी, तो कई बार दिक्कत होती थी कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसमें कमी रहती थी। बिजली घर में थी नहीं, बिजली बहुत बाद में, हमारे मोहल्ले में बिजली बहुत बाद में आई। और पहले स्ट्रीट लाइट लगी, उसके बाद में कुछ सालों बाद में घरों में कनेक्शंस मिले। जैसा कि मैंने कहा, पानी की नल का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ थी। लेकिन मुझे चूँकि पढ़ने की ललक ऐसी थी कि मुझे विश्वास था कि मैं निश्चित ही कोई न कोई परीक्षा पक्की पास करूँगा। लेकिन जैसा कि राजस्थान में होता है कि वहाँ जो पारंपरिक समाज है और जो बाल विवाह वहाँ पर बहुत होते हैं। तो हुआ यही कि जब मैंने 9th क्लास पास किया तो मेरी घर वालों ने शादी कर दी। शादी हो गई और 11th में मेरा गोना हो गया, तो पत्नी आ गई। अब मेरी वाइफ हैं, वो आई, चूँकि वो भी सबसे बड़ी बहू थी, तो माताजी पिताजी के यहीं पर वो रहती थी। मैंने गांव से मैंने हायर सेकेंडरी किया, फिर मैं जयपुर पढ़ने के लिए चला गया। तो वो अपने घर का काम वो संभालती थी। छोटे भाई बंधु हैं, उनकी वो ध्यान रखती थी, जबकि उनकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 14-15 साल की उनकी उम्र थी कि 16 साल की उम्र में वो हमारे घर आ चुकी थी। तो वो उसका काफ़ी सपोर्ट रहा। तो मैं पढ़ता रहा, मुझे ज़्यादा प्रेशर उतना नहीं पड़ा। और मैं पढ़ते पढ़ते मेरी इसमें बैंक में मैं जॉब लग गया। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया कि बैंक में जॉब लगते ही एक सपोर्ट हुआ। और उसके कारण से फिर परिवार को सपोर्ट मिला। और इसलिए कभी नहीं लगा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो बैंक में मेरा एक दोस्त था, वो कुछ पढ़ता रहता था। उसने पहली बार कहा कि देखिए कुछ सिविल सर्विसेज कोई परीक्षा भी होती है, तो उसमें मैं बैठ रहा हूँ, तुम भी फॉर्म भर दो। तो मैंने भी उसका एक फार्म भरा। और चूँकि मैंने बीएससी किया था मैंने, तो मैंने उसमें एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेके फॉर्म डाल दिया। एग्ज़ाम हुआ और ये बाय चांस मैंने देखा कि चलो रिजल्ट देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मैं पास हो गया। तो फिर मन में आया कि हाँ, मैं कुछ पहला अटैम्प्ट था जी, कुछ मैं कर सकता हूँ। तो फिर मेंस लिखा, लेकिन चूँकि दोनों साइंस के सब्जेक्ट थे, तैयारी नहीं थी, हो नहीं पाया। फिर दूसरे साल कुछ हिम्मत के साथ मैंने ये एग्ज़ाम लिखा। और मेरा विषय आपने बदले कि वही? दोनों विषय मैंने बदले। फिर मैंने एक इतिहास विषय लिया और साथ में एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन मैंने रखा। तो वो करके फिर मैं इधर सिविल सर्विसेज में दूसरे अटेम्प्ट में मैं इधर 24 साल की उम्र में मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लिया। जी, अद्भुत है ये चीज़, क्योंकि इसके पहले ये भी नहीं हमें पता कि कौन सी परीक्षा है। हाँ, बिल्कुल। और उस परीक्षा का क्या है, बस ये किसी मित्र ने सलाह दी, न तैयारी मालूम, न प्रिपरेशन मालूम। सब्जेक्ट भी जैसा आपने बताया कि बड़ा अटपटा सा, केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट कभी नहीं होता। तो फिर आपने दूसरी बार किया। जैसा आपने बताया कि 2 महिलाओं का जीवन में आपके माताजी और जीवन संगिनी, एक ने जीवन की दिशा तय की और दूसरी जो जीवन संगिनी है, उन्होंने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में आपके लिए पूरा साथ दिया, पूरा सपोर्ट उनका, पूरा सपोर्ट रहा। उनको भी प्रणाम। 24 साल की उम्र में जब आपने इसको निकाल लिया तो दुनिया बदल गई।
चारों तरफ बिल्कुल बिल्कुल चर्चा, हाँ हाँ आपके लिए खुद एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव, और राजस्थान से ही लगे मध्य प्रदेश में ये मौका मिलना। तो कई बार मैं देखता हूँ कि चाहे क्रिकेटर हों, फिल्म स्टार हों, ब्यूरोक्रेट्स तो मैंने देखा कि वो तो बहुत तैयार होते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो आपकी मसूरी में होती है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। तो आपने अपने को कैसे तैयार किया इसके लिए? देखिए, एक चीज़ मैंने ये देखा मेरे में खुद में कि मैं उतना एक्साइट नहीं होता किसी चीज़ से। क्या बात है ना? वाह। जैसे एग्ज़ाम भी पास किया तो निश्चित ही है कि परिवार के लोग, समाज के लोग, उनको ये निश्चित ही लगा होगा कि हाँ देखिए एक IAS अफसर बन गया। लेकिन मैं मन को हमेशा शांत एक रखने की मेरी प्रवृत्ति है। हाँ ठीक है, एक एग्ज़ाम मैंने पास ये किया आपने है। किसी से सीखा या जन्मजात ये आपको? जन्मजात है, जन्मजात है। तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब मेरा रिजल्ट आया तो IAS में बन गया, तो उस समय टेलीफोन वगैरह तो थे नहीं, तो मैं जयपुर में था। सोचा कि ये परिवार को कैसे खबर करूँ, टेलीफोन भी घर में नहीं था। तो फिर ये हुआ कि मैं अपना पोस्ट ऑफिस गया और मैंने टेलीग्राम का फार्म लिया। तो उसमें मैं लिख रहा था कि मैसेज डालने के लिए कि आई हैव क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है जी तो पास में एक बंदा खड़ा था, वो देख रहा था जी। तो उसने देखा कि आपने क्या वास्तव में सिविल सर्विसेज पास कर लिया? वाह। तो मैंने कहा हाँ। तो आप में लगता ही नहीं कि आपने कर लिया। जी। कोई कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं, आप ऐसे बिल्कुल ऐसे हो। मैंने कहा नहीं, हाँ मैंने पास किया है, मैंने अभी फैमिली को मेरा एक टेलीग्राम भेज रहा हूँ मैं। तो पहली बार उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल ही लगता नहीं कि आपने किया होगा जी। और कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि मुझे एक ये जन्मजात है कि किसी भी चीज़ से उतना एक्साइट मत हो, मन में खुशी होती है ना, जिससे कि ये लगे कि बहुत कुछ हो गया। क्या बात है ना? बहुत। तो ये चीज़ मेरे से शुरू से इस तरीके के हैं और मेरी पत्नी को इसकी शिकायत भी रहती है। क्योंकि वो बोलती है कि मैं कुछ भी करूं आप खुश नहीं होते। मैंने कहा बोलता हूं मैं खुश कहाँ नहीं होता जी। मैं बहुत खुश रहता हूं, अंदर से खुश रहता हूं जी। तो उनका भी शिकायत रहती है कि आप एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, आप दहाड़ के हंसते क्यों नहीं। है ना? अब शिकायत तो है ना, अब उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये मेरी प्रवृत्ति है। लेकिन और वही मैंने प्रशासन में देखा कि यहाँ पर उसका मुझे प्रशासन में बहुत सहयोग मिला कि कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियाँ भी क्यों न हो, आप अगर खुद के ऊपर कंट्रोल हैं, सेल्फ कंट्रोल है, तो उसका बहुत बड़ी मदद मिलती है। बहुत सुंदर बात कही आपने। कई बार हम अपने बैकग्राउंड को लेकर बड़े हीन भावना से भर जाते हैं। मैं आज भी युवाओं को देखता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे दिखते हैं। जी जी। आपकी नाक कैसी है, आप किस परिवार से हैं, आपकी जाति क्या है, महत्वपूर्ण है आपकी उपलब्धि क्या है। मनुष्यता की श्रेणी सिर्फ मनुष्यता है। आप इस पर हमारे युवाओं से क्या कहेंगे कि वो अपने, अगर उनके भीतर ये ग्लानि बोध उत्पन्न होता है, और ये सभी में होता है। जी देखिए, इसमें निश्चित ही है कि जो ग्लानि नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का अफसोस नहीं होना चाहिए कि एक युवा लोग क्या होते हैं कि एक तो भूतकाल को लेके कई बार वो बिल्कुल बड़े उनमें दिक्कत में रहते हैं। जी। तो भूतकाल को हम लोग, अगर हमारी विपरीत परिस्थितियां भी हैं तो उसको, वो जो अनुभव है उसको हम संबल के तौर पे काम में लें कि भाई वो एक था, समय था, उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरे पास फ्रिज नहीं था, बहुत बढ़िया, मेरे पास पंखा नहीं था, मेरे पास पानी की दिक्कतें थी, फिर भी मैं आराम से उन दिनों को मैंने निकाला, उससे भी मैंने सीखा और मैं आज यहाँ पर हूँ। जी। तो भूतकाल से हमको सीखना चाहिए। ठीक है, कुछ एक शिकायतें हो सकती है जी, लेकिन उससे हमको सीखना चाहिए, कभी भी हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को युवाओं को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, युवाओं को यह है कि जो मेहनत है उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है, विकल्प नहीं है। तो सतत मेहनत करना चाहिए और साथ में हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि ये तो देखिए प्रेरणा, हमेशा प्रेरित रहना बहुत ज़रूरी है। तो सतत प्रयास करेंगे तो निश्चित ही उसमें युवाओं को सफलता मिलती है। काम कोई भी हो, मन लगा के करो, उसमें पूरा घुस के उस काम को समझो और उसको आनंद के साथ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा मैंने आपके परिवार के बारे में जाना कि एक बिटिया जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस की बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी हैं,
जो दूसरी बेटी हैं वो भी वेल प्लेस्ड हैं, बेटा भी अपना उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप में लगे हुए हैं। ये भी बड़ा अच्छा रहता है। बच्चों पर आपने कभी अपनी अभिरुचि थोपी नहीं होगी, जितना मैं आपको समझ रहा हूँ। जी, आपने हाँ। उनको उनके स्वतंत्रता के क्षेत्र में काम करने दिया, क्योंकि जैसा मैंने आपसे जाना कि अपने जीवन साथी को चुनने में भी उन्होंने उस स्वतंत्रता का जो आपसे मिली। जी जी, ये फैक्ट है कि देखिए, अच्छी बात है कि मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक्चुअली थोड़ा गाइड तो उनको करना पड़ता है, बिल्कुल सही, क्योंकि उनको पता नहीं होता। और ये कई बार हम लोग माँ बाप क्या करते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे चलते हैं हम लोग। जैसे एक ट्रेंड है कि आईआईटी में जाना है तो हम सब आईआईटी की कोशिश करते हैं, एक ट्रेंड है कि मेडिकल में जाना तो मेडिकल की कोशिश करते हैं। तो ये रहा कि उनकी इच्छा से ही, जैसे मेरी दोनों बेटियां इंजीनियर हैं, बेटे की इच्छा नहीं थी, उसने कॉमर्स किया, तो मैंने कहा ठीक है कॉमर्स करें। तो बच्चों की इच्छा होनी चाहिए, उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए, लेकिन उनको गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अभी भी अनफॉर्चुनेटली अपने इंडिया में हम बच्चों के ऊपर थोपते हैं कि बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा और कुछ बनेगा। तो ये हमारी सोसाइटी का एक असर है कि हर माँ बाप सोचता है कि उनका बेटा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अफसर हो जी, और उसका नुकसान भी सोसाइटी को हो रहा है जी, कि जो एक बाकी जो फील्ड है, फाइनेंस हैं या आर्ट्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, सोशियोलॉजी हैं, साइकोलॉजी हैं, इनमें युवाओं की रुचि जी कम हो रही है। बिल्कुल, विशेष रूप से जो मानवीय, जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उनमें युवा नहीं है, जबकि सोसाइटी सिर्फ इंजीनियर से नहीं चलती, डॉक्टर से नहीं चलती। जी, क्योंकि आज देखते हैं कि सोसाइटी में हम जो सामाजिक टेंशन है और जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसमें देखते हुए युवाओं को छूट होनी चाहिए, बच्चों को कि अपने हिसाब से पढ़ाई करें, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी इसमें महत्वपूर्ण है। अभी आपके 3-3.5 वर्ष अभी आपको सेवा काल और है, और अब तक आपने बहुत धैर्य से, बहुत शांति से आगे के जीवन के लिए, ये कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल से, जी। क्या आपने देखा है? क्या आपका दर्शन ये रहा है कि जैसा जीवन आता रहा है उसको स्वीकार किया है, या जीवन की एक और पारी जब आप शुरू करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, चौथी पारी जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ आपने क्या सोचा है कि क्या अब तो मध्य प्रदेश ही आपका घर है, यहीं रहना होगा, या सार्वजनिक जीवन में कुछ काम करेंगे? जी, देखिए, इसमें मुझे, जैसा कि मैंने कहा है कि मध्य प्रदेश में मुझे काम करने का बहुत अच्छा अवसर मिला। यहाँ के समाज हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, सबका मुझे सहयोग और आशीर्वाद और प्यार मिला मुझे। तो मैं जनता से लगातार यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक संगठनों में भी काम करता हूँ, तो जनता से मेरा लगातार कांटेक्ट में रहता हूँ मैं। और चूँकि ट्राइबल एरियाज में मैंने यहाँ काफ़ी काम किया है, चाहे मध्य प्रदेश का ट्राइबल एरिया हो, चाहे छत्तीसगढ़, जब अभी छत्तीसगढ़ जब पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था, तो यहाँ इस प्रदेश में बहुत स्कोप है कि सामाजिक स्तर पे काम करना चाहिए। सामाजिक स्तर पे अवेयरनेस का काम है, हेल्थ के इश्यूज हैं, एजुकेशन के इश्यूज हैं, और लोगों को एक एम्पावर करने के मुद्दे हैं, वो यहाँ पर अपने यहाँ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, और उनमें काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये सोचना है कि जब तक नौकरी है तब तक तो इन सब को सोचते हुए मैं काम करता हूँ कि जहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में रहूँ वहाँ पर इनके मुद्दे हों, गरीब आदमी के मुद्दे हों, वीकर सेक्शन के मुद्दे हों, उनको प्राथमिकता पे लेना चाहिए। बाद में मैंने यही सोचा है कि सामाजिक स्तर पे काम मैं करने की कोशिश करूँगा कि मेरा जो अनुभव है, जानकारी है, उसका लाभ जनता को कैसे मिले। परिवार तो प्राथमिकता है ही है, लेकिन जनता के साथ मिलके उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनके साथ काम करना, सामाजिक चेतना का काम करना, ये मैं सोच रहा हूँ। तो इसमें अगर कहीं कभी राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने का अवसर मिला तो उस पर भी विचार कर सकते हैं? अभी मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन ये फैक्ट है कि सामाजिक स्तर पे तो मुझे बहुत सुंदर बात है, करना ही करना है। आप जैसे कमिटेड, क्योंकि जितना हम आपके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, आप एक बहुत असर्टिव अप्रोच के व्यक्तित्व हैं। आपने जीवन में जो तय किया, आप बहुत संतुलित तरीके से आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि उतनी ही ग्लोरियस, उतनी ही शानदार और उतनी ही सॉलिड और उतनी ही अर्थपूर्ण
आपकी ये पारी भी होगी जब आप समाज और ख़ास तौर से समाज के वंचित वर्ग के लिए एक बहुत फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करने का आरंभ करेंगे। लेकिन अभी तो वन और उद्यानिकी और इसके बाद भी जो दायित्व मिलेंगे, और कौन जानता है कई महत्वपूर्ण दायित्व अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप वहाँ तक पहुँचे, हमारी बहुत शुभकामनाएं। बड़ा आनंद आया आपसे बात करके कंसोटिया साहब, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर से मुलाकात इसी कार्यक्रम में। नमस्कार।